हेलो दोस्तों, तो आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 2। तो हमने चैप्टर नंबर 2 पूरा कंप्लीट कर लिया यार। तो ठीक है, तो हमने कुछ क्वेश्चंस बनाए हैं, तो मैं तुम्हारी कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करा रहा हूँ। बाकी अगर आपको कहीं से कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन डाल दो। मैं ट्राई करूँगा कि हम उसका रिप्लाई दे सकें, जल्द से जल्दी देंगे उसका रिप्लाई, लेकिन जल्दी से जल्दी दे सकें। लेकिन आज हमने कुछ क्वेश्चंस बनाए हैं, आज हम उस पर बात करेंगे, जिससे आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। क्वेश्चंस को अटैम्प्ट कैसे करना है, ठीक है। बेसिक डेफिनेशंस, बेसिक क्वेश्चंस, कुछ एडवांस क्वेश्चंस, तो हम धीरे धीरे अटैम्प्ट करते हो जाएंगे, जैसे कि हम बेसिक तरीके से उनको कंप्लीट करते हो जाएँ, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। तो आप हम पढ़ने वाले हैं एसिड बेस एंड सॉल्ट्स के क्वेश्चंस, ठीक। तो चलो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। डिफाइन पीएच। पीएच क्या होता है यार? पीएच मतलब पावर ऑफ हाइड्रोजन। क्या है इसका मतलब? पावर, पोटेंस ऑफ हाइड्रोजन होता है, लेकिन हमने इसको बोला था पावर ऑफ हाइड्रोजन, है ना। पावर ऑफ हाइड्रोजन का मतलब एक ऐसी चीज़ अच्छा, ये मैंने टेस्ट पेपर में भी दिए थे, जो मैं ऑफलाइन टेस्ट लेता हूँ, इसमें से कुछ क्वेश्चंस टेस्ट पेपर में भी थे, तो उसकी भी प्रैक्टिस साथ साथ में हो रही है, ठीक है। तो पीएच का मतलब है पावर ऑफ हाइड्रोजन। पावर ऑफ हाइड्रोजन का मतलब कि हम एक तरह से टेस्ट करने का तरीका कि कोई भी केमिकल कंपाउंड जो हमें दिया गया वो कितना एसिडिक है और कितना बेसिक है, ठीक है। तो पीएच इट इज़ अ मेजर टू चेक, या फिर इट इज़ अ मेजर टू सी द एसिडिटी और द बेसिसिटी ऑफ अ केमिकल कंपाउंड, ठीक। पीएच स्टैंड्स फॉर पोटेंस ऑफ हाइड्रोजन, इट इज पावर ऑफ हाइड्रोजन। एल्कलाइन, ऐसे बेसिस विच डिजॉल्व्स इन वाटर। ऐसे बेसिस जो पानी में घुल जाते हैं उसको क्या बोला जाता है? अल्कलाइन बोला जाता है। बताओ समझ में आया कि नहीं, ठीक है। ऐसे बेसिस जो पानी में घुल जाते हैं उसको क्या कहते हैं? अल्कलाइन। ओल्फैक्टरी इंडिकेटर, ठीक है। ओल्फैक्टरी, NaOH का एग्जांपल, ठीक है। NaOH भी आप लिख सकते हो, ठीक है। अच्छा, ओल्फैक्टरी इंडिकेटर क्या होते हैं? ओल्फैक्टरी इंडिकेटर वो इंडिकेटर होते हैं, ऐसे इंडिकेटर जो स्मेल चेंज कर देते हैं अपनी एसिड और बेसिस के कांटेक्ट में आने पर। द इंडिकेटर विच चेंज देयर स्मेल व्हेन दे कम इन कांटेक्ट विद द एसिड्स और इन द बेसिस। तो ऐसे इंडिकेटर को हम यूज़ करते हैं ब्लाइंड पर्सनस के लिए। अगर हमको डिफ्रेंशिएट कराना है तो उनके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है ये। और इसका एग्जाम्पल क्या है? स्मेल चेंज कर देते हैं अपनी एसिड्स और बेसिस। इसका एग्जाम्पल है क्लोव, है ना, वेनिला एसेंस, अनियन, ये सारे इसके क्या हैं? एग्जाम्पल्स हैं। क्लियर? अब आता है डाइल्यूशन। डाइल्यूशन एक तरीका जिसमें हम कंसनट्रेटेड कंपाउंड को चेंज करते हैं विद द हेल्प ऑफ वाटर। उसके अंदर हम पानी मिलाते हैं और उसको चेंज करते हैं डाइल्यूट बनाने में। उस प्रोसेस का नाम क्या बोला जाता है? डाइल्यूशन बोला जाता है। समझ में आ गया? तो अगर आपके पास एसिड्स है या फिर बेसिस है, तो एसिड्स को आप पानी मिलाओगे उसके अंदर, जिससे कि उसके H+ आयन कंसनट्रेशन कम हो और वो बेसिक बने वो डाइल्यूट बने। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, मैं ये भी पढ़ा था हमने कॉन्सेप्ट में, कि एसिड में पानी डाला जाए, पानी में एसिड डाला जाए। पढ़ा था कि नहीं? तो एसिड में पानी नहीं डालना होता, क्योंकि अगर आप ऐसा करोगे तो वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन बन जाएगा और बहुत ज़्यादा खतरनाक रिएक्शन हो जाएगी, ठीक। और वो बर्स्ट भी कर सकता है। इसीलिए धीरे धीरे कंटिन्यूस स्टीयरिंग के साथ पानी में एसिड डाला जाता है। क्लियर है बात? आगे बढ़ते हैं। अगला, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2। अ मिल्कमैन एड्स अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ बेकिंग सोडा। एक मिल्कमैन क्या कर रहा है? बेकिंग सोडा मिला रहा है फ्रेश मिल्क के अंदर, ठीक है। वाई डज ही शिफ्ट द pH ऑफ द फ्रेश मिल्क फ्रॉम 6 टू स्लाइटली एल्कलाइन। कह रहा है उसने क्या नाम है, बेकिंग सोडा मिलाया। देखो बेकिंग सोडा बेस होता है, ठीक है। उसने क्या करा? मिल्क लिया, मिल्क के अंदर बेकिंग सोडा मिला दिया, तो उसका जो pH है मिल्क का, वो शिफ्ट क्यों कर रहा है? 6 से एल्कलाइन की तरफ, 6 से एल्कलाइन की तरफ, 6 से 7, 8, 9 की तरफ शिफ्ट कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि खुद सोचो यार, मिल्क जब ख़राब होगा इसका मतलब वो सॉरो हो जाएगा, ठीक है, ख़राब हो जाएगा। और जब ख़राब होने लगता है, दिमाग लगाना, तो वो क्या होगा? एसिड की तरफ जाने लगेगा। और जब वो एसिड की तरफ जाएगा तो बहुत जल्दी जाएगा 6 से। लेकिन अगर मिल्क में बेकिंग सोडा मिला दे तो 6 की जगह पे वो चल जाएगा 8 की तरफ। 8 से ख़राब होने की तरफ आना थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो इसलिए उसको एक्स्ट्रा टाइम मिल जाएगा उसको बेचने का। समझ में आया मैंने क्या बोला? तो बेकिंग सोडा वो इसलिए मिला रहा है ताकि उसके पास एक्स्ट्रा टाइम हो और उसकी लाइफ थोड़ी सी बढ़ जाए। क्योंकि 6 से मान लो फॉर एग्जाम्पल जो सॉर है, मतलब जो ख़राब हो जाता है जब दूध, उसका pH मान लो 4 है, ठीक है। तो 6 से 4 में आना, लेकिन बेकिंग सोडा मिला दिया जाए तो अब आना उसको 8 से, तो ज़्यादा टाइम लगेगा, जिससे उसको एक्स्ट्रा टाइम मिल जाएगा, है ना। दूसरा पॉइंट,
अगर ये वाला मिल्क लिया जाए तो उसको मिल्क को सेट होने में एज अ कर्ड बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। क्यों? सेम रीज़न, कर्ड का मतलब क्या, लैक्टिक एसिड, एसिड की तरफ आना है। तो 6 से एसिड की तरफ आना आसान है, लेकिन 8 से एसिड की तरफ आना मुश्किल है ना, टाइम लगेगा। तो इसलिए जो बेकिंग सोडा वाला जो मिल्क होगा वो क्या करेगा, टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। समझ में आ गया? तो सिंपल सा मतलब है 6 से 8 में जाने पर टाइम लगेगा, और टाइम लगने की वजह से ये क्या होगा, इसका मिल्क ज़्यादा लंबे समय तक चल पाएगा। क्लियर? अगला, और कर्ड बनाने में भी इसीलिए मुश्किल से टाइम लगेगा। ठीक है, आगे सुनो। फिर आता है कंपाउंड एक्स ऑफ सोडियम कॉमनली यूज इन किचन फॉर मेकिंग क्रिस्पी पकौड़ास। कह रहा है एक केमिकल कंपाउंड है एक्स नाम का, ठीक है, और उसके लिए क्रिस्पी पकौड़े बनाने हैं। देखो यार, एक चीज़ याद रखो, जब ये एक्स वाई ए बी सी डी वाले क्वेश्चन आते हैं, हम धीरे धीरे इसको बाद में और करेंगे, क्योंकि चैप्टर नंबर 3 चैप्टर नंबर 4 जब में सब में आ जाएंगे तो हम मर्ज करके समझ सकते हैं इसको, तब ज़्यादा आसान रहेगा। लेकिन अभी से मैं आपको अटैम्प्ट करने का तरीका बताता हूँ। ठीक है, तो जब भी एक्स वाई जेड या फिर ए बी सी डी वाले क्वेश्चन आएंगे ना, हमेशा वो क्वेश्चन तो देगा लेकिन साथ में कुछ हिंट भी देगा। तो आपको बस हिंट पहचाननी है और उस हिंट से रिलेट करना है कि कंपाउंड क्या हो सकता है, और एक कंपाउंड जब आ जाएगा तो रिएक्शन रिलेट होते हुए जाती है। समझ में आ गया? इस चैप्टर में ना हो, लेकिन नॉर्मली ज़्यादातर चैप्टर में ऐसा ही होगा। पक्का अगले चैप्टर नंबर 1 चैप्टर नंबर 2 3 4 सब में। ठीक है, अब देखो बोल रहे कंपाउंड एक्स है जो किचन में यूज़ किया जाता है क्रिस्पी पकौड़े बनाने के लिए। एनसीईआरटी अगर आप पढ़ोगे तो बेकिंग सोडा की पहली लाइन ही है कि इट इज़ यूज टू मेक क्रिस्पी पकौड़ास। समझ में आ गया? एक्स का मतलब क्या है? एक्स का मतलब है बेकिंग सोडा। एक्स का मतलब क्या है? बेकिंग सोडा। क्लियर? अच्छा, ये तो पता लग गया। आइडेंटिफाई एक्स, इट इज़ बेकिंग सोडा। केमिकल फार्मूला क्या होगा इसका? केमिकल फार्मूला है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इट इज NaHCO3। क्लियर? स्ट्रेट रिएक्शन टेक्स प्लेस ड्यूरिंग कुकिंग। अगर हम इसको कुक करें तो क्या होता है? तो सिंपल सा लॉजिक है भाई, NaHCO3 का जब आप कुक करोगे, कुक मतलब हीट करोगे, ठीक है, तो कंपाउंड क्या बनाएगा? ये बनाएगा सबसे पहले Na2CO3, और उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है कि कार्बन डाइऑक्साइड नाम की गैस निकालेगा, साथ में कुछ और भी बाई प्रोडक्ट निकालेगा, लेकिन अभी के लिए इंपॉर्टेंट। तो Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकालेगा, और इस गैस की वजह से ही केक्स जो होते हैं सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी होते हैं, क्योंकि छोटे से डो में आपने डाला था इसको, जब ये हीट होगा तो अपने CO2 निकालने के लिए जगह ढूंढेगा, तो इसलिए उसको फुला देगा। तो इसलिए डो डालते इतना सा है लेकिन केक इतना निकलता है कि नहीं? यही रीज़न है। ठीक है, इसके 2 यूजेस बताने आपको यार अच्छी तरह पता है, इसके कई सारे यूजेस पढ़ाए थे कि ये फायर एक्सटिंग्विशर में यूज़ होता है। एक तो इसने खुद ही बता दिया क्रिस्पी पकौड़ा बनाने में यूज़ होता है, चलो इसको नहीं लिखेंगे हम। ठीक है, उसके बाद ये यूज़ होता है क्या नाम है, एज अ एंटासिड। ठीक है, क्योंकि अगर एसिडिटी हो जाती है तो उसको कम करने के लिए यूज़ होता है। केक्स वगैरह बनाने में यूज़ होता है ना? तो कितने सारे यूजेस है इसके। क्लियर? समझ में आ रहा है? आगे देखो, अगला है व्हाट वुड यू ऑब्जर्व ऑन एडिंग डाइल्यूट HCl। रीराइट, आपको रिएक्शन भी लिख के दिखानी है। अगर वो अच्छा ऑब्जर्व ऑब्जर्व क्या करोगे आप, अगर सोडियम कार्बोनेट रिएक्ट करे किससे? डाइल्यूट HCl से। तो सोडियम कार्बोनेट मतलब Na2CO3 अगर HCl से रिएक्ट करेगा तो प्रोडक्ट में आप क्या ऑब्जर्व करोगे? सबसे इंपॉर्टेंट बात, सोडियम कार्बोनेट और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की आपको रिएक्शन बताई गई थी। सोडियम कार्बोनेट और सोडियम हाइड्रोजन जहाँ तक मुझे आता है सेकंड वीडियो है, ठीक है, नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी उसकी वीडियो, लेकिन देखी तो होगी पहले ही। ठीक है, तो Na2CO3 को जब आप सोडियम कार्बोनेट सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को किसी भी एसिड से रिएक्ट कराते हो तो बनता है सॉल्ट प्लस पानी, लेकिन एक गैस निकलती है डेट इज CO2। तो आप क्या ऑब्जर्व करोगे? कार्बन डाइऑक्साइड नाम की गैस निकलेगी और CO2 गैस का ऑब्जर्वेशन होगा इसके अंदर। और CO2 गैस जो निकलती है वो ब्रिस्क एफरवेसेंस से निकलती है। टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्रिस्क एफरवेसेंस। एक बार याद रखना, जहाँ पे भी अगर आप ये वर्ड पढ़ लो, ब्रिस्क एफरवेसेंस, ब्रिस्क एफरवेसेंस का मतलब जैसे गर्म कोई चीज़ है, मान लो गर्म तवा है, उसमें पानी डालते हो छस आवाज़ आती है ना, सेम वही। जब भी ब्रिस्क एफरवेसेंस पढ़ लो ज़्यादातर हमेशा CO2 गैस ही यूज़ होगी। समझ में आ गया? तो आप अभी आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग तो और ज़्यादा है कि आप आँख बंद करके CO2 लिख दो जब भी ये वर्ड आ जाए, लेकिन अभी उल्टा पूछा हुआ है तो अभी ये ऑब्जर्वेशन है। ठीक है, जिंक मेटल को अगर मैं HCl से रिएक्ट करा दूँ तो मेटल प्लस एसिड क्या बनाता है? मेटल प्लस एसिड, मेटल प्लस एसिड बनाता है सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। तो हाइड्रोजन गैस निकलेगी जो इसकी ऑब्जर्वेशन है कि नहीं? पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था हमने? ये क्या बनेगा? ये बनेगा मान लो हम फॉर एग्जांपल जिंक से रिएक्ट करा देंगे, इसको किसी एसिड से रिएक्ट करा रहे हैं, तो सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस डेट इज ZnCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर? तो ये था किसके लिए, अगर हम ऑब्जर्व कर रहे हैं डाइल्यूट HCl को अलग अलग चीज़ों के साथ। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर? आगे बढ़ते हैं।
ठीक है, ठीक है। अगला, एक्सप्लेन व्हाट हैपन्स व्हेन एसिड रिएक्ट्स विद बेस। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, एसिड रिएक्ट्स विद बेस। एसिड मतलब एसिड प्लस बेस, तो एसिड और बेस को रिएक्ट कराओगे तो क्या बनेगा, सॉल्ट प्लस वाटर। याद है, बिल्कुल सही बात है। ठीक, गिव जनरल रिएक्शन, जनरल रिएक्शन ये रही विद एन एग्जाम्पल। अच्छा एग्जाम्पल, तो ये HCl, ये NaOH, जब दोनों रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा, याद है स्प्लिट होता है H प्लस Cl माइनस, ये Na प्लस OH माइनस। ठीक है, तो ये बनेगा NaCl प्लस पानी। ठीक, और ये जो NaCl है कॉमन सॉल्ट है और ये न्यूट्रल वाला है, तो इसके लिए स्पेशल नाम क्या दिया गया है, क्योंकि न्यूट्रल सॉल्ट होता है इसलिए रिएक्शन को स्पेशल नाम दिया गया है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। याद है ना, ठीक है, ये क्या है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। आराम से देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, तो ये कौन सी रिएक्शन है, ये है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर, ठीक है। अगला, अगला राइट द 3 यूजेस ऑफ हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस के 3 यूजेस लिखने हैं यार। ठीक है, हाइड्रोजन गैस के 3 यूजेस में सबसे पहली बात तो एज अ फ्यूल बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। ठीक है, फ्यूल का मतलब हमने क्या पढ़ा था, हाइड्रोजन गैस एक लाइट फ्यूल होता है और बहुत ज़्यादा फ्यूल के लिए यूज़ किया जाता है। वो जो स्पेस के लिए जाते हैं रॉकेट्स वगैरह ना, उसमें यूज़ होता है। ठीक है, तो सबसे पहले इसका यूज़ क्या हो गया कि ये यूज़ होता है, क्या बताया, फ्यूल के लिए। ठीक है, दूसरा ये यूज़ होता है यार अमोनिया बनाने के लिए। आपके NCERT के पॉइंट्स हैं ये। ठीक है, NCERT में जाके देखोगे सॉल्ट वाला टॉपिक, तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा। और एक यूज़ होता है मार्गरीन बनाने के लिए, क्या था, बटर जैसा सॉल्यूशन, आर्टिफिशियल बटर भी आप इसको कह सकते हो। ठीक है, तो मार्गरीन बनाने के लिए भी ये यूज़ होता है। अगला, Cl2 गैस, ये PVC पाइप्स बनाने में यूज़ होता है। पॉलीविनाइल क्लोराइड, स्विमिंग पूल की क्लीनिंग के लिए यूज़ होता है। ठीक है, पानी को अगर आपको एक साथ साफ़ करना है, स्विमिंग पूल क्लीनिंग के में यूज़ होगा। याद है ना कि होता है ना कि पानी को साफ़ करना होता है तो हम उसके अंदर क्या डाल देते हैं, क्लोरीन की गोलियाँ डाल देते हैं। तो क्लोरीन क्या करता है, उसको साफ़ करता है, मतलब डिसइंफेक्टेंट बनाता है, आप ये भी बोल सकते हो। ठीक है, तो डिसइंफेक्टेंट अपने आप में भी एक पॉइंट आप यूज़ कर सकते हो। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? अब डिसइंफेक्टेंट आपको क्या बनाना है वो डिपेंड करता है। जैसे फॉर एग्जांपल CFC बनाना है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, या फिर आपको किसी तरीके का फर्टिलाइज़र बनाना है तो आप उसमें भी इसका यूज़ कर सकते हो। क्लियर बात? फर्टिलाइज़र मतलब कीटनाशक, और सॉरी जो न्यूट्रिएंट भी देते हैं, पेस्टिसाइड एंड ठीक है। NaOH का किस लिए यूज़ होगा, डिग्रीजिंग मेटल्स। किसी मेटल को ख़त्म करना है, उसके ऊपर की लेयर हटानी है, तो उसके लिए डिग्रीजिंग ऑफ मेटल्स। ठीक है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग बेस है। याद है? अच्छा, उसके बाद आता है, इसके अलावा क्या यूज़ होगा इसका, NaOH का यूज़ होता है डिग्रीजिंग मेटल्स के लिए, सोप्स बनाने के लिए। ठीक है, चैप्टर नंबर 4 में जाके आप रिएक्शंस पढ़ोगे तब आपको अच्छे से समझ में आएगा कि सोप बनाने में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। ठीक है, यूज़ होता है पेपर इंडस्ट्रीज़ में। ठीक है, फाइबर्स बनाने में, तो ये फाइबर्स इन सब की मेकिंग में भी यूज़ होता है। ठीक है, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड इन सब में भी यूज़ होता है। क्लियर है बात? ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है, ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, याद होगा। ठीक है, ये भी सेम क्लीनिंग में यूज़ होता है, डाई की तरह यूज़ होता है। ठीक है, उसके बाद क्लीनिंग में यूज़ होता है, पेपर इंडस्ट्री, लॉन्ड्रीज में, याद है ये पढ़ाया था। ठीक, और उसके अलावा स्विमिंग पूल की क्लीनिंग में, क्योंकि इसका केमिकल फार्मूला क्या है, CaOCl2, यही तो है, और यहीं से तो आए क्लोरीन से ही, है कि नहीं। जिप्सम, जिप्सम क्या होता है, टॉयज बनाने में यूज़ होता है, फ्रैक्चर को प्लेस करने में यूज़ होता है। ठीक है, और वाइट वॉशिंग में यूज़ होता है, स्मूथ सरफेस, वाइट वॉशिंग में यूज़ होता है कि नहीं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला, एक्सप्लेन वाई HCl कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी वाई अल्कोहल डज नॉट। HCl इलेक्ट्रिसिटी क्यों कंडक्ट करता है यार, सिंपल सा रीज़न है, HCl कैन स्प्लिट इन H+ एंड Cl-, आयंस में टूट जाता है ये। समझ में आ गया? लेकिन अल्कोहल जो है, अल्कोहल का अगर कई सारे अल्कोहल होते हैं, कई सारे तरीके के अल्कोहल होते हैं। ठीक है, लेकिन मान लो कॉमन जनरल फार्मूला ले लेते हैं हम इथेनॉल का, तो उसका फार्मूला C2H5OH। क्लियर? अब ये जो आप यूज़ कर रहे हो, ये इसके आयंस में ब्रेक डाउन होता ही नहीं है, इसके आयंस बन जाते हैं, तो इसीलिए आयंस में ब्रेक डाउन हो गया, इसलिए इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है ये। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लेकिन ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता।
क्योंकि आयंस में जो कंपाउंड टूट जाएगा वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है और जो आयंस में नहीं टूटेगा वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकता। क्लियर है बात? ठीक है, आगे समझो। अगला, नेम द एसिड प्रेजेंट, 2016 में आया वो क्वेश्चन। टैमरिन, टार्ट्रिक एसिड, कौन सा एसिड है इसके अंदर? टार्ट्रिक एसिड। टार्ट्रिक, ठीक है। टोमेटो में कौन सा एसिड है? ऑक्सैलिक एसिड। विनेगर में कौन सा एसिड है? इथेनोइक एसिड, ठीक है। इसका विनेगर भी नाम है, इथेनोइक एसिड भी नाम है, फॉर्मिक एसिड, बहुत सारे नाम है इसके, ठीक है। ग्लेशियल एसिटिक एसिड भी नाम है क्योंकि बहुत जल्दी फ्रीज हो जाता है, ठीक। आंशिक में मिथेनोइक एसिड, इसका फॉर्मूला होता है CH3COOH और इसका जबकि फॉर्मूला था HCOOH। क्लियर? अच्छा, 2 बार विनेगर आ गया, सॉरी, हाँ, जब ये ऑफलाइन क्लास में जब टेस्ट में दिया हुआ था तो मैंने विनेगर की जगह पे, जहाँ तक मुझे याद है, मैंने कुछ और लिखवा दिया था, शायद ऑरेंज या फिर लेमन लिखवाया होगा। तो उसका अगर यहाँ पे लेमन है या ऑरेंज है तो उसका आंसर होगा सिट्रिक एसिड। क्लियर? कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अगला, वाई कर्ड इज़ नॉट केप्ट इन कंटेनर्स, कर्ड्स को मेटल कंटेनर में क्यों नहीं रखा जाता? क्योंकि अभी बताया कर्ड इज़ अ लैक्टिक एसिड, कर्ड इज़ अ लैक्टिक एसिड। कर्ड में क्या होता है? लैक्टिक एसिड होता है दोस्तों, ठीक है। अगर आपको ज़्यादा स्पीड चाहिए तो 1.5x पे भी देख सकते हो इसको करके, ठीक है। तो 1.5x पे करो, थोड़ा तेज़ चलेगी चीज़ें, क्योंकि समझाते समय थोड़ा स्लो डाउन करके समझाना पड़ता है हमें, ठीक है। लेकिन मेटल है तो ये एसिड है और ये मेटल है, तो जब एसिड को मेटल में डालोगे तो यार ये तो रिएक्ट करेगा ना और हाइड्रोजन गैस निकालेगा सॉल्ट के साथ, तो जो कर्ड है वो क्या हो जाएगी? ख़राब हो जाएगी। और कर्ड अगर ख़राब हो जाएगी तो खाने लायक नहीं बचेगी, इसलिए मेटल में ना डालकर उसको नॉर्मल बर्तनों में डालते हैं, ठीक है, कांच में या स्टेनलेस स्टील में। मम्मी को भी साइंस पता है, देख लो। चलो आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज़ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का मतलब होता है मिनिमम नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल रिक्वायर्ड टू मेक अ क्रिस्टल। एक क्रिस्टल को बनाने के लिए कम से कम कितने पानी के मॉलिक्यूल चाहिए? डेट इज़ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है। दूसरा पॉइंट, ऐसे कोई 2 हाइड्रेटेड सॉल्ट्स का ना एग्जाम्पल देना। हाइड्रेटेड सॉल्ट मतलब जिनमें पानी के मॉलिक्यूल हो, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल वॉशिंग सोडा, क्या फॉर्मूला था उसका? Na2CO3.10H2O। तो देखो .10H2O है ना, तो इसमें है कि नहीं पानी के मॉलिक्यूल? बिल्कुल है। CaSO4.2H2O डेट इज जिप्सम, इसमें भी है, ठीक है। CuSO4 कॉपर सल्फेट, CuSO4.5H2O, तो ये भी है, ठीक है। तो इन सब में क्या है? मैंने 3 एग्जांपल दे दिए, ठीक। अब प्लास्टर ऑफ पेरिस का भी एग्जांपल लिख सकते हो, ठीक है। व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन H+ आयन कंसंट्रेशन ऑफ एन एसिड? यार अगर आप डाइल्यूशन करोगे, समझो ज़रा ध्यान से, तो H+ आयन की कंसंट्रेशन डाउन होगी ना, ठीक है, जिसकी वजह से एसिडिक कैरेक्टर जो होगा, जिसकी वजह से एसिडिक कैरेक्टर जो होगा वो भी क्या हो जाएगा? डाउन हो जाएगा, क्योंकि डाइल्यूट होने लगेगी ना चीज़ें, है कि नहीं। अगर व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन, डाइल्यूशन से H+ आयन की कंसंट्रेशन में क्या असर पड़ेगा? एसिड की, तो कम होने लगेगा, क्योंकि एसिडिक कैरेक्टर के भी क्या होगा? कम होगा, तो कंसंट्रेटेड से डाइल्यूट की तरफ जाएगी वो चीज़ें, है कि नहीं। जितने ज़्यादा H+ आयन उतना ज़्यादा एसिडिक कैरेक्टर, उतना ज़्यादा कंसंट्रेशन, याद करो। क्लियर? आगे सुनो। विच गैसेज आर प्रोड्यूस एट द कैथोड एंड द एनोड व्हेन ब्राइन सॉल्यूशन इज इलेक्ट्रोलाइज? ब्राइन सॉल्यूशन जब इलेक्ट्रोलाइज होता है तब क्या होता है? तो समझो ज़रा ध्यान से। ब्राइन सॉल्यूशन क्या होता था? जब NaCl को आप पानी से रिएक्ट कराते थे इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो क्या बनता था? तो बनता था NaOH, अभी पीछे ही पढ़ा था ये, H2+Cl2। क्लियर? अभी आगे भी आएगा क्वेश्चन, ठीक है। तो जो ब्राइन सॉल्यूशन हम इसको कहते थे, ये क्या होता था? ब्राइन सॉल्यूशन होता था। तो ब्राइन सॉल्यूशन में क्या था? कैथोड पे कौन सी और एनोड पे कौन सी गैस आती है? तो ये रही दोनों गैसें, हाइड्रोजन और क्लोरीन। तो जो हाइड्रोजन गैस होती है दोस्तों, ठीक है, हमारे यही 2 गैस हैं, मतलब यहाँ पे कोई गैस नहीं, तो वो कह रहा है ब्राइन सॉल्यूशन के बाद, इलेक्ट्राइज करने के बाद, तो जो चीज़ें आ रही हैं उसमें से कौन सी एनोड है और कौन सी कैथोड है, ये पूछ रहा है वो, ठीक है। तो याद रखना, ये डेवलप होती है कैथोड पर, याद रखना, उल्टा मत कर देना प्लीज़, ठीक है। और ये डेवलप होती है एनोड पर। तो क्लोरीन
इज ऑन द एनोड साइड एंड क्या नाम है, हाइड्रोजन इज ऑन द कैथोड साइड। क्लियर है बात, समझ में आ गया? ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया हुआ है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन इस साल भी आया हुआ, अभी आगे आएगा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। ड्राई अमोनिया हैज़ नो एक्शन ऑन लिटमस पेपर बट अ सॉल्यूशन ऑफ अमोनिया इन वाटर टर्न्स रेड लिटमस ब्लू। कह रहे ड्राई लिटमस अगर आप लोगे तो उसका कुछ असर नहीं होता लिटमस पेपर पे, लेकिन अगर आप सॉल्यूशन ऑफ अमोनिया लोगे वो कलर चेंज कर सकता है। ठीक है, अच्छा लिटमस पेपर भी है मेरे पास आज मैंने रखा हुआ है दिखाने के लिए। ठीक है, तो एक हमने कितने तरह के एक लिटमस पेपर पढ़े थे, मैंने बताया था छोटी सी स्ट्रिप होती है, तो देखो ये रही स्ट्रिप, ये छोटी सी स्ट्रिप क्या है, ये रेड कलर की स्ट्रिप है ना, तो ये क्या रेड लिटमस, वैसे ये है ब्लू लिटमस। ठीक है, छोटी सी स्ट्रिप होती है पेपर की। ठीक है, तो छोटी सी स्ट्रिप को हम क्या करते हैं, डिप करते हैं केमिकल में और वो कलर चेंज करके बताता है कि भाई ये एसिड है बेस है। तो ये रेड वाला अगर ब्लू हो गया तो जो इस सॉल्यूशन में आपने डिप करा है वो क्या होगा, वो एक बेस होगा। क्लियर, और ब्लू वाला अगर रेड हो जाए तो वो एसिड होगा। लेकिन अगर आप ब्लू वाले को बेस में डाल दोगे तो कुछ नहीं होगा, कोई कलर चेंज नहीं होगा। लेकिन हाँ, तो जो आपने पीएच जो पढ़ा हुआ है उसमें अलग अलग कलर देता है वो, कभी मतलब अगर जितना ज़्यादा रेड होगा उतना ज़्यादा एसिडिक होगा, और जितना ज़्यादा बेस होगा उतना ज़्यादा ब्लूइश होगा, और जो न्यूट्रल होगा वो ग्रीन कलर का होगा। तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं लिटमस पेपर, है ना। तो पीएच स्केल के लिए देखो वो ये रहा। ठीक है, ऑरेंजिश कलर का है। फिर जैसे ही आप उसमें डिप करोगे और जो भी आपका आएगा तो आप उसको इस स्केल से आगे मैच करोगे। यहाँ पे फ्रंट में स्केल भी दे रखा है। ठीक है, तो जो भी कलर इससे मैच करेगा इसका मतलब आपको पता लग जाएगा कौन सा सॉल्यूशन है। तो छोटी सी पेपर की स्ट्रिप्स होती हैं ये। ठीक है, और इनसे आप इनको ले भी सकते हो, ख़रीद सकते हो मतलब इनको। ठीक है, लेकिन हाँ ये छोटी सी पेपर की स्ट्रिप्स हैं तो इनसे हम टेस्ट करते हैं। क्लियर है बात, इनके थ्रू हमें पता लगता है कि आपका कोई भी कंपाउंड कैसा है। ठीक है, अच्छा अब ये चेक कैसे करते हैं, कैसे काम करते हैं? सिंपल सा लॉजिक है ना यार, जैसे आप इनको सॉल्यूशन में डिप करोगे तो ये क्या करेगा, अपना कलर चेंज करेगा, क्योंकि इसके आयन जो रिलीज़ हो रखे हैं उनसे कनेक्ट करके। अब अगर आयन ही रिलीज़ नहीं होंगे ड्राई अमोनिया के अंदर तो चेक कैसे करेगा? लेकिन अगर सॉल्यूशन होगा अमोनिया का तो आयन्स के साथ ये कॉन्टैक्ट में आ जाएगा और कलर चेंज करके बता देगा, है कि नहीं? तो कितना आसान है, समझ में आया? तो ये इस वजह से ऐसा होता है क्योंकि ड्राई इसके पास आयंस नहीं होते। ठीक है, लेकिन इनके पास ठीक है इसके पास आयंस होते हैं। ठीक है, तो इसलिए ये चेक करेगा और वो चेक नहीं कर पाएगा। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अगला, हाउ इज़ द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयंस अफेक्ट व्हेन अ सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड इज एडिड। यार हाइड्रोनियम आयन की कंसंट्रेशन को क्या होगा अगर आप सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड को डाइल्यूट करते हो। सुनो ज़रा ध्यान से, पहले H+ आयंस बहुत ज़्यादा थे क्योंकि वो कंसनट्रेटेड था। ठीक है, तो H+ आयन ज़्यादा थे। अब आपने इसमें मिला दिया पानी, तो ये क्या होने लग गया, डाइल्यूट लग गया। तो डाइल्यूट होने पर H+ आयन तो कम होते हैं ना, H+ आयन कम होते हैं क्योंकि H+ आयन क्या करेंगे, ये H2O के साथ बॉन्ड बनाएंगे, और जब H+ आयन H2O के साथ बॉन्ड बनाता है तो H3O+ ही तो बनाता है दोस्तों, तो ये तो बढ़ेगा ना। समझ में आया? ठीक है, समझो ज़रा तुम्हारा ध्यान से कि कंसनट्रेट ऑफ हाइड्रोनियम आयन को क्या होगा। तो जब आप डाइल्यूट करते हो तो H+ आयन कम होते हैं। डाइल्यूट करने पे H+ आयन कम क्यों होते हैं, क्योंकि मान लो HCl है, तो जैसे HCl को आप बॉन्ड बनाओगे तो H+ अलग होगा, Cl अलग होगा। ठीक, H+ क्या करेगा, इसके साथ बॉन्ड बनाएगा पानी के साथ, और वो H3O+ बना देगा। तो H+ आयन की कंसंट्रेशन कम हो गई, H3O+ की बढ़ गई, इसका मतलब कंसनट्रेटेड से डाइल्यूट की तरफ चली गई। अगर इसको लिखा जाए सिंपल भाषा में तो कंसनट्रेटेड जो होता है वो डाइल्यूट में कन्वर्ट होता है। ठीक है, यहाँ पर H+ आयंस बहुत ज़्यादा होते हैं और यहाँ पे H3O+ आयंस ज़्यादा होते हैं। क्लियर, तो H3O+ आयंस क्या होंगे, इंक्रीज करेंगे। क्लियर है बात, समझ में आ गया? आगे समझते हैं। डिफाइन ऑल फैक्टर इंडिकेटर, सेम क्वेश्चन दोबारा। ठीक है, ऐसे इंडिकेटर जो कलर चेंज करते हैं, स्मेल चेंज करते हैं जब एसिड और बेस के कॉन्टैक्ट में आता है। एग्जांपल, वही सब एग्जांपल। अब ये तो रिपीट इसलिए हो रहा है क्योंकि वो टेस्ट पेपर में आया हुआ होगा इनमें से कोई एक। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। विच केमिकल इज इंजेक्टेड इनटू द स्किन ऑफ अ पर्सन ड्यूरिंग एन आर्ट्स एंड्स स्टिंग। कौन सा केमिकल अंदर बॉडी में जाता है जब एक चींटी काटती है आपको? ठीक है, तो कौन सा था वो, मिथेनोइक एसिड। कौन सा एसिड है, मिथेनोइक एसिड। और प्लांट अगर होता तो नेटल प्लांट है जो यही वाला एसिड रिलीज करता है। इसका केमिकल फॉर्मूला भी बताया अभी पीछे, दैट इज HCOOH। क्लियर, ड्यूरिंग द नेटल लीफ हेयर स्टिंग, सेम केमिकल।
बता ही दिया पहले। हाउ कैन द इफेक्ट ऑफ दिस थिंग्स कैन बी न्यूट्रलाइज, आप इसको न्यूट्रलाइज कैसे कर सकते हो? तो ऑब्वियस सी बात है, इसने एसिड इंजेक्ट करा है तो आप बेस मिला दो, ठीक है, तो आप बेस रीयूज़ कर सकते हो, या फिर उस पर मेटल घिस सकते हो, क्योंकि अगर बेस है ये सॉरी एसिड है और मेटल के साथ क्या करेगा, रिएक्ट करेगा, उसको न्यूट्रलाइज करने में मदद करेगा, या बहुत सारा पानी भी पी सकते हो, ठीक है। तो ये बहुत सारे तरीके हैं इन सबको न्यूट्रलाइज करने के, ठीक है, मतलब जहाँ पे एसिड का असर जैसे भी खत्म किया जा सके, वो मेन मुद्दा है, ठीक है। क्लियर? आगे सुनो। हाउ एसिड एंड बेसिस रिएक्शन वर्क्स विद मेटल एंड नॉन मेटल ऑक्साइड। सिंपल सा लॉजिक है भाई, एसिड जो होता है बेस से रिएक्ट करता है तो सॉल्ट प्लस वाटर बनाता है, बताया था कि नहीं बनाया था? सेकंड या थर्ड रिएक्शन होगी, सॉरी थर्ड वीडियो होगी, वो भी तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है। एसिड और बेस जब रिएक्ट करते तो क्या बनता है, सॉल्ट प्लस वाटर। अब अगर आप एसिड को एसिड ही ले लो और बेस की जगह पे ले लो मेटल ऑक्साइड, क्या ले लो, मेटल ऑक्साइड, तो अपने आप ही क्या हो जाएगा, सॉल्ट प्लस वाटर बनेगा। क्लियर? दूसरा, अगर आप बेस ले लोगे तो आपको क्या लेना पड़ेगा, यहाँ पे नॉन मेटल ऑक्साइड लेना पड़ेगा, उस टाइम क्या लेना पड़ेगा, नॉन मेटल ऑक्साइड, और सेम चीज़ मिलेगी। क्लियर? खत्म? समझ में आया? ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि जो एसिड्स होते हैं ना यार, सॉरी मेटल्स होते हैं ना, वो बेस की तरह काम करते हैं, और जो नॉन मेटल्स होते हैं वो एसिड्स की तरह काम करते हैं। क्लियर है बात? सबसे सिंपल सा कॉन्सेप्ट। चलो आगे बढ़ते हैं। व्हाट आर द प्रोडक्ट्स ऑब्टेन्ड बाय इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ ब्राइन सॉल्यूशन। प्रोडक्ट क्या मिलता है, ठीक है, ब्राइन सॉल्यूशन के प्रोडक्ट क्या मिलता है, अभी पीछे रिएक्शन बताई थी, NaOH मिलता है प्लस Cl2 मिलता है प्लस H2 मिलता है, ये बताया था तुम्हें, आगे भी आएगा, ठीक है, बस फ्रेमिंग अलग है, 2016 में आएगा क्वेश्चन दोबारा। व्हाट इज अ क्लोरो एल्कलाई प्रोसेस। क्लोरो एल्कलाई प्रोसेस यही जो पूरी रिएक्शन बताई थी, डेट इज NaCl प्लस H2O in presence of electricity, ठीक है, क्या बनाता है, NaOH प्लस H2Cl2, ये सारी चीज़ें बनाता है। क्लियर है बात? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कौन सी गैस इवॉल्व होती है एनोड और कैथोड पर, ये आपको बता दिया गया है कि एनोड जो है उस पर Cl2 गैस रिलीज होगी, क्लोरीन, और कैथोड जो है उस पर H2 गैस रिलीज होगी। क्लियर? खत्म। आगे बढ़ते हैं। इन द फॉलोइंग स्कीमेटिक डायग्राम फॉर द प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस एज शॉन इन फिगर व्हाट वुड बी द फॉलोइंग चेंजेस आर मेड। अगर ये देखो, अभी जो दिखा रखा है आपको ये सब कुछ है, यहाँ पे हाइड्रोजन बबल्स हैं, दिख नहीं रहा होगा, थोड़ा सा ब्लर्ड है, ये जिंक के ग्रैन्युअल्स हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन के बबल्स निकल रहे हैं और एसिड से रिएक्ट कराया जा रहा है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। तो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को जिंक ग्रैन्युअल से रिएक्ट करा के ये बना, तो ये सॉल्ट क्या नाम, सॉरी मेटल प्लस एसिड फॉर्म सॉल्ट एंड क्या नाम है, हाइड्रोजन गैस का एग्जांपल हो गया। अभी कह रहा है अभी आपने जो रिएक्शन कराई थी उसमें आपने क्या करा था, इस फिगर के अकॉर्डिंग जिंक को रिएक्ट कराया था, अभी इसके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ मैं, जिंक को आपने रिएक्ट कराया है H2SO4 से, ठीक। अब वो कह रहा है जिंक ग्रैनुअल्स की जगह पर आप जिंक डस्ट ले लोगे, तो जिंक डस्ट जो होती है ना उसका सरफेस एरिया ज़्यादा होता है। क्लियर? सरफेस एरिया क्या होता है, ज़्यादा होता है, तो क्या होगा टेस्ट ट्यूब के अंदर, तो रिएक्शन रेट फास्ट हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। क्यों इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि इनका जो सरफेस एरिया होता है डस्ट का ग्रैनुअल से ज़्यादा होता है, तो तेज़ी से रिएक्शन होगी। क्लियर? इंस्टेड ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड आप HCl ले लो, डाइल्यूट HCl, सेम बात है, आप HCl की जगह पे H2SO4 बिल्कुल ले सकते हो, लेकिन अभी आप चैप्टर नंबर 3 में जाके पढ़ोगे आप HNO3 नहीं ले सकते, अगर वो HNO3 बोल देता तो हम अपना कर देते, लेकिन अभी बिल्कुल सेम होगा क्योंकि H2SO4 HCl लगभग सेम ही तरीके से काम करते हैं, ठीक है, तो नो चेंज। फिर आता है कॉपर जिंक कॉपर टर्निंग्स ले ली जाए, तो यार कॉपर टर्निंग्स का दिक्कत पता है क्या है, कॉपर जो होता है ना यार, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि कॉपर लेस रिएक्टिव है, तो वो उसको डिस्प्लेस ही नहीं कर पाएगा और कोई रिएक्शन नहीं होगी। समझ में आ गया मैंने क्या बोला, इसमें क्या होगा, नो रिएक्शन, ठीक है, और यहाँ पे क्या बताया था, नो चेंज, सेम चलेगा सब कुछ, यहाँ पे रिएक्शन ही नहीं होगी। क्लियर? क्योंकि यहाँ पे कॉपर टर्निंग्स क्या है, लो रिएक्टिव एलिमेंट है, ठीक है। अच्छा, सोडियम हाइड्रोक्साइड को ले लिया जाए इन प्लेस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, तो आप बिल्कुल ले सकते हो एसिड और बेस, वहाँ पे पढ़ाया था आपको जनरल रिएक्शन अगर आपको याद होगा तो, ठीक है, तो उसमें लिखा था एसिड या बेस में से आप कुछ भी ले सकते हो जब भी आप मेटल से रिएक्ट करा रहे हो, तो प्रोडक्ट जो बनेगा बिल्कुल सेम बनेगा, डेट इज सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस, तो आप बिल्कुल ले सकते हो, बेस NaOH बिल्कुल लिया जा सकता है। क्लियर है बात, समझ में आ गया? ठीक है, इसका मतलब इसको हम ले सकते हैं, ठीक है। अगला आपके पास 5 सॉल्यूशन है A B C D E, जिनका जो यूनिवर्सल इंडिकेटर जो बताता है वो 4 है, ये 1 है,
ये 7 11 है, 7 है और ये 9 है, ठीक है। कौन सा सॉल्यूशन न्यूट्रल है? ऑब्वियसली बात सी इज़ न्यूट्रल। सी क्या है? न्यूट्रल है। रीज़न क्योंकि सी नहीं सॉरी डी क्या है? न्यूट्रल है। चलो यहाँ पे लिख देते हैं डी। क्यों है डी न्यूट्रल? क्योंकि इसका 7 pH है, ठीक है। स्ट्रांगली एल्कलाइन, बहुत ज़्यादा एल्कलाइन, सबसे ज़्यादा बड़ा नंबर 11, ठीक है। तो 11 का मतलब क्या हो गया दोस्तों? सी। क्लियर है बात? अच्छा, स्ट्रांगली एसिडिक जिसका सबसे कम वैल्यू होगी डेट इज़ 1, डेट इज़ बी। इसका आंसर क्या हो गया? बी। वीकली एसिडिक जो 7 के पास नंबर होगा, 4 सबसे ज़्यादा पास है, तो ये क्या हो गया? ए। और वीकली एल्कलाइन जो 7 के पास दोबारा है, 9 है, तो इन सब में कंपैरिजन किया जाए तो इसका आंसर है ई। क्लियर है बात? समझ आ गया? ख़त्म। आगे देखो कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो साथ साथ में, ठीक है। सुनो, कह रहा है कंपाउंड है विच इज़ प्रिपेयर्ड फ्रॉम द जिप्सम हैज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ हार्डनिंग व्हेन वाटर इज मिक्सड इन राइट क्वांटिटी विद इट, ठीक है। इस साल आया हुआ क्वेश्चन है, सोचो, ठीक है। तो देख रहे हो, कह रहा है कि अ कंपाउंड विच इज़ प्रिपेयर्ड फ्रॉम जिप्सम, जिप्सम से बनाई हुई चीज़ है, ठीक है, हैज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ हार्डनिंग व्हेन वाटर इज मिक्सड इन द राइट क्वांटिटी। राइट कॉमन नेम एंड द केमिकल नेम ऑफ दिस कंपाउंड। कह रहा है इस केमिकल कंपाउंड का कॉमन नेम और वो केमिकल नेम और फॉर्मूला लिखना है। तो यार प्लास्टर ऑफ पेरिस है। क्या है दोस्तों? ये प्लास्टर ऑफ पेरिस है, ठीक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस, सॉरी, ठीक है, जिसका शॉर्ट में नाम है POP। उसका केमिकल फार्मूला क्या है? CaSO4.12H2O। और उसका नाम भी पूछा है इसने, केमिकल नेम भी पूछा है, ठीक है। केमिकल नेम क्या है इसका? इसका केमिकल नेम है कैल्शियम सल्फेट, इसी के आगे होगा, मैं नीचे लिख रहा हूँ, हेमीहाइड्रेट। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, ठीक है। कि केमिकल इक्वेशन फॉर इट्स प्रिपरेशन कैसे बनाया जाता है? तो CaSO4 में दोस्तों, CaSO4.12H2O में, अभी ये MCQ भी आएगा अभी, ठीक है। इसमें अगर आप 1.5 H2O मिक्स कर दो तो दोस्तों क्या बनेगा? ये CaSO4.2H2O बनेगा। क्लियर? ख़त्म, ठीक। इसके दो यूजेस बताने भी स्टार्टिंग में बताए थे कि ये वॉल स्मूथनिंग में यूज़ किया जाता है, ठीक है, और क्या नाम है, फ्रैक्चर प्लेस करने में यूज़ किया जाता है डॉक्टर्स के थ्रू, या फिर हमको टॉयज़ बनाने में यूज़ किया जाता है। क्लियर है बात? आगे सुनो, कह रहा है इनमें से कौन से मेडिसिन पर्पस के लिए किया जाता है? अगर आप ओवर ईटिंग कर लो तो ओवर ईटिंग होती है तो इंडाइजेशन होता है, क्योंकि एसिडिटी होने लग जाती है। और अभी बताया एसिडिटी को कम करने के लिए एक बेस चाहिए, और इन सब में से जो बेस है वो एंटासिड है। क्लियर? एंटीबायोटिक क्या होती है? जब आपकी तबीयत ख़राब होती है, ठीक है। एनाल्जेसिक क्या होता है? सेम बुखार वगैरह जब चीज़ें हों। एंटीसेप्टिक जब आपको चोट लग जाए। लेकिन एंटासिड क्या है? जब आपको एसिडिटी हो, ठीक है। तो एसिडिटी के अगेंस्ट काम करता है ये। क्लियर? आगे देखो, प्लास्टर ऑफ पेरिस एंड जिप्सम आर डिफरेंशिएटेड बाय 1.5 H2O, 1.5 H2O से दोनों डिफर करते हैं, है कि नहीं? दोनों में डिफरेंस किसका है? 1.5 H2O का ही तो है। उसमें CaSO4.12H2O है, उसमें CaSO4.2H2O है। तो हाफ से 2 की तरफ जाने के लिए 1.5। क्लियर है बात? आगे समझो। 2 ग्राम ऑफ फेरस सल्फेट क्रिस्टल आर हीटेड इन अ ड्राई बॉइलिंग सॉल्यूशन। फेरस सल्फेट मतलब FeSO4। कह रहा है 2 ग्राम FeSO4 को उसने हीट किया, ठीक है। और लिस्ट एनी 2 ऑब्जर्वेशन, आपको 2 ऑब्जर्वेशन बतानी है कि क्या होगा। कहने का मतलब ये कि अगर हमारे पास 2 चीज़ें हैं, ठीक है, क्या नाम है, फेरस सल्फेट है, सॉरी, उसको हीट किया गया। पहले तो ये देख लेते हैं केमिकल रिएक्शन। अच्छा पूछा भी है, नेम द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। 100 एक ही रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट बनेंगे, पक्का डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। पहली बात बनेंगे क्या? तो ये बनता है Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3। तो 3 चीज़ें बन रही हैं। आप इस पर ऑब्जर्वेशन में सबसे पहली चीज़ क्या बोलोगे? ऑब्जर्वेशन क्या देखोगे कि एक तो ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है दोस्तों, समझ में आ गया। उसके बाद जो क्रिस्टल बन रहे हैं वो बहुत ज़्यादा हीटेड फॉर्म में, और जो कलर है वो चेंज हो रहा है। तो सबसे पहले ऑब्जर्वेशन में क्या लिखोगे आप? चेंज इन कलर। तो एक तो चेंज ही हो गया कि आपको चेंज इन कलर दिखाई देगा। क्लियर है बात? साथ साथ में आपको स्टेट में भी चेंज दिखाई देगा, क्योंकि खुद सोचो ये सॉलिड था, ठीक है, देखो गैस है, समझ में आ गया। इसके आगे 2 लगा तो बैलेंस भी हो गया।
क्लियर है बात। अच्छा, साथ साथ में अगर आप देखोगे ध्यान से तो इसमें कलर चेंज होगा, स्टेट चेंज होगी, और साथ साथ में इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात यह कि बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस भी करता है, हीट प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो ये सारे किसके लक्षण है? केमिकल रिएक्शन के। नेम द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, डीकम्पोजिशन। राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन, लिख द ही। उसके बाद नेम द प्रोडक्ट फॉर्म, फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड, ये नाम याद रखना है। क्लियर। लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। ऑक्साइड्स ऑफ एल्यूमिनियम एंड जिंक आर नॉन एज, एल्यूमिनियम की जो ऑक्साइड होती है वो होती है Al2O3 और जिंक की जो होती है वो होती है ZnO। अब जो ऑक्साइड्स होती है ना, ये दोनों मेटल ऑक्साइड्स हैं। ये मेटल ऑक्साइड होने की वजह से बेस होने चाहिए थे, लेकिन ये दोनों इकलौती ऑक्साइड्स ऐसी हैं जो एसिड और बेस दोनों की तरह काम करती हैं, इसीलिए ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। क्लियर है बात? ये क्या है? एक एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। ख़त्म। ठीक है, तो यार हमने जितने क्वेश्चन मिले और जल्दी में मिले वो अलग बुक से टेस्ट पेपर से हमने डाल दिए। इसके अलावा इससे कॉन्सेप्ट समझ में आ जाना चाहिए, बेसिक बात ये है। इसके अलावा कोई भी डाउट क्वेश्चन है, कोई भी क्वेश्चन है, अगर एनसीईआरटी का है तो क्वेश्चन नंबर डाल दो, आपने बुक ले रखी है तो उसमें क्वेश्चन नंबर डाल दो, वरना क्वेश्चन टाइप करके डाल दो, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, हम उसका सॉल्यूशन देंगे इस पर। ठीक है, अगर ज़्यादा एक ही क्वेश्चन हुआ, ज़्यादा रिपीट हो रहा है, ज़्यादा टॉपिक में दिक्कत हो रहा है, मान लो कोई पर्टिकुलर टॉपिक है तो हम दोबारा उसकी क्लास लेंगे, मैं दोबारा उसकी क्लास शेड्यूल करूँगा। क्लियर है बात? लेकिन इंपॉर्टेंट बात ये है कि अभी तक जो क्वेश्चन करा आपको उनकी प्रैक्टिस करनी है। मैंने इससे पिछले वीडियो में भी डाल ही दिया था, अब किसी ने प्रैक्टिस करी हुई तो बहुत अच्छी बात है, वरना आज मिल गई होगी चीज़ें, आज प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, दूसरी बात, अब हम नया चैप्टर शुरू करेंगे। ठीक है, इस चैप्टर से रिलेटेड अब हम बाद में देखेंगे, लेकिन अगर आपके डाउट हुए ज़्यादा तो हम बीच में ये चैप्टर दोबारा ले आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, लेकिन ये कंप्लीट करना है, वन ऑफ द ईजी चैप्टर्स में से जो आपके स्कोर अच्छे कर सकता है। ठीक है दोस्तों, चलो मिलते हैं, आगे दोस्तों को भी भेजो, पढ़ें वो भी। बाय बाय।